हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, जो एनाटॉमी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, जो तीनों फंक्शन के बारे में रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जिसे एनर्जी प्राप्त होती है। ब्रीदिंग के अंदर क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होना। तो उसमें दो प्रकार से होता है, इंस्पिरेशन यानी कि अंदर लेना, एक्सपिरेशन यानी कि बाहर बाहर छोड़ना। फिर देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, वो डिपेंड ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, रेप्टाइल बर्ड्स मेमल्स जो होते हैं ना, कौन से हैं हमारे? आरबीएम है। कौन सा? बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, आर्बम जो है वो किससे करते हैं? लंग से करते हैं। तो लंग क्या है? एक वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, मतलब वेस्कुलराइज बैग है। अब देखो, एनिमल की अगर हम बात करें, जैसे कि स्पॉन्ज है, सिलेंट्रेटा है और प्लेटिया है। ठीक है ना, कौन सा है? स्पंज है और सिलेंट्रेटा आ गया और प्लेटी हेलमिंथेस आ जाएगा। इनके नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है रेस्पिरेशन के लिए। एक्शन एक्शन सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सर्कल, मतलब बॉडी सर्कल्स के द्वारा ही ये करते रहते हैं। स्पेसिफिक बना लेते हैं हम, तो ये हो जाएगी SCP। मतलब कि ये स्पंज है, ये है सिलेंट्रेटा है और ये है प्लेटी हेलमिंथेस। फिर आ जाता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है ना, वो अपनी मोस्ट स्किन यानी कि क्यूटिकल स्किन के द्वारा करता है। अब देखो, इंसेक्ट जो होता है ना, इंसेक्ट इंसेक्ट आई बन रहा है। अब आई को हम ऐसे इसमें से ये जो नीचे वाला डंडा रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। तो मतलब ये इसमें क्या होता है? ट्रेकियल सिस्टम रहता है। अब एक्वाटिक आर्थ्रोपोड देखें और मोलस्क देखें, कौन से है? आर्थ्रोपोडा है और मोलस्का है। तो ये गिल से करते हैं, और गिल्स क्या है? एक वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना। जबकि लंग्स क्या है? बैग है, और गिल्स क्या है? स्ट्रक्चर है। फिर वर्टिब्रेट की बात करें हम, जैसे कि फिशेज है, वो कैसे करेगी? गिल से करेगी। एम्फीबियन देखें हम, तो एम्फीबियन जो है ना, वो कैसे करेंगे? एम्फीबियन किससे करेंगे? लार्वा गिल से करेंगे। और अडल्ट की अगर बात करें, तो अडल्ट किसमें, मतलब अडल्ट जो है उसमें बक्कल बक्कल है। अडल्ट सॉरी, फिशेज किससे करेगी? गल से करेगी। और एम्फीबियन जो है, मतलब लार्वा के अंदर, तो वो किससे करेंगे? एम्फीबियन, वो गिल से करेंगे। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, अडल्ट, तो बक्कल केविटी, लंग्स और स्किन जो है ना, वो मॉइस्ट स्किन इनसे करेंगे। ठीक है। फिर देखो, स्किन होती है ना, वो क्या होती है? क्यूटिनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और गिल्स जो है वो क्या करता है? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगर लंग्स की बात करें, लंग्स जो होता है ना, वो किसमें हेल्प करता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। अब देखो, स्किन से जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे क्या करें हम? क्यूटिनियस रेस्पिरेशन कर रहे हैं। गिल से जो हो रहा है उसे क्या करें? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और लंग्स से जो हो रहा है उसे हम क्या करें? पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन की अगर बात करें, तो एक्वाटिक वाले जो है एनिमल्स है ना, उसके अंदर रेस्पिरेशन ज्यादा होता है कंपेरिजन टू लैंड वाले। ठीक है, ये याद रखना। फिर देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं। मतलब कि दो, ये नाक वाला जो हिस्सा था ना, जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो वो क्या है? दो ओपनिंग होती है। फिर होते हैं नेजल केविटी। ठीक है, टू चेम्बर डिवाइड बाई नेजल सेप्टम। मतलब अब आगे का भाग जो रहता है ना नाक का, वो दो भाग में डिवाइडेड हो जाता है। जिस किसके द्वारा? नेजल सेप्टम के द्वारा। नेजल केविटी जो है ना, मतलब उसको हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, है ना? दो चेम्बर में डिवाइड रहता है ये नेजल सेप्टम के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? वेस्टिबुल्स। ठीक है, क्या आता है? वेस्टिबुल आता है। वेस्टिबुल के अंदर क्या आते हैं? हेयर, ऑयल ग्लैंड्स आ जाती है। मतलब वेस्टिबुल के अंदर जो नाक में जो बाल वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ पे बाल रहती है, तो वो मतलब जो भी इम्प्योरिटी रहती है उनको पकड़ लेती है। फिर आ जाता है रेस्पिरेटरी रीजन। ठीक है। अब नेजल रेस्पिरेटरी रीजन में क्या आएगी? नेजल कोकी आएगी, कंडीशनिंग कंडीशनिंग आएगी और रिवोडिफिकेशन आएगा, ये सब आएगा। ठीक है। फिर अगर हम ऑल फैक्ट्री रीजन की बात करें, तो जो ऑल फैक्ट्री रीजन होता है ना, वो क्या होता है? स्मॉल होता है। और ये सिनोडेरियन मेम्ब्रेन इसके पास में पाई जाती है। ठीक है। अब बात करें हम इंटरनल लेयर्स की, थर्ड नंबर पे आ जाता है कौन सा? इंटरनल लेयर्स। ठीक है। फिर फोर्थ आ जाता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स जो होता है ना, कॉमन पैसेज होता है, मतलब किसके लिए? खाने के लिए भी है, और
मतलब हवा के लिए फेरिंग जो होता है मतलब कॉमन गैसेज है, किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं नेजोफेरिंग्स के अंदर इसके पार्ट्स को, ओरोफेरिंग्स के अंदर और लेरिंजोफेरिंग्स के अंदर। किसमें, नेजोफेरिंग्स के अंदर, ओरोफेरिंग्स के अंदर और लेरिंजोफेरिंग्स के अंदर। इन चीजों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ये हमारा नेजल चेम्बर है। ठीक है, अब ये यहाँ पे है नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स है ना, नेजोफेरिंग्स जो है कौन सा वाला पार्ट है हमारा, जो फेरिंग्स से आ जाता है। नेजोफेरिंग चेम्बर जो आ गया इंटरनल नेयर्स, नेयर्स के बाद में आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का सबसे वाला पार्ट वाला होता है नेजो और फेरिंग्स, फिर आ जाता है ओइसो फेरिंग्स, फिर आ जाता है लेरिंजोफेरिंग्स। फिर देखो यहाँ पे आ जाता है फूड वगैरह आ जाता है। अब देखो यहाँ पे ना ये आ जाता है हमारा, दो लगी हुई रहती है, एक तो है ओइसोफेगस और ये है ग्लोटिस। ठीक है, अब ग्लोटिस के ऊपर क्या होता है, इपिग्लोटिस रहता है। इपिग्लोटिस क्या रहता है, मतलब फूड को, पाइप को ना प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड पाइप, फूड इनटू, मतलब ये जो इपिग्लोटिस जो रहता है वो क्या करता है, फूड को मतलब अपनी जो विंड पाइप है उसमें आने से रोकता है। ठीक है, और ये जो लेयर होती है ना मतलब थिन इलास्टिक होती है सारी की सारी, और इधर वह है गुलेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बात करें हम, पांच वाला था हमारा लेरिंग्स। ठीक है, यानी कि वॉइस बॉक्स है, और ये कार्टिलेजिनस 9 रिंग का बना होता है। कितना है, लेरिंग्स जो है वॉइस बॉक्सेस है, और ये कार्टिलेजिनस है, और ये मतलब तीन नो चीजें इसके पास में होती है। तीन तो अनपेयर्ड होती है और तीन थ्री पेयर्ड होती है। मतलब तीन अनपेयर्ड है ना, और कौन कौन सी है, इपिग्लोटिस है। ठीक है, और थायराइड, थायराइड है, थायराइड है और कोरोकोइड है। जो थायराइड होता है वो लार्जेस्ट एडम्स एप्पल है, प्रोमिनेंट इन मेमल्स। थायराइड जो होता है ना मतलब वो एडम्स एप्पल होता है, जो सिर्फ सिर्फ मेल में देखने को मिलेगा। और कोरोकोइड जो होता है ना, चिलिकोइड, वो कैसी है, कि रिंग लाइक है। अगर पेड़ के अंदर हम बात करें तो पेड़ के अंदर आ जाती है, एक तो आ जाती है अल्चिनोइड। ठीक है, यूनिफॉर्म्स और कॉर्निकुलेट, ये आ जाती है। अब वोकल कोड की अगर हम बात करें, वोकल कोड जो है ना मतलब ये हमारा लिरिक्स जो है ना वही वोकल कोड की तरह काम करता है। तो वॉइस के अंदर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। वोकल कोड जो होता है ना मतलब थिक हो जाते हैं, प्लस लार्ज हो जाते हैं। ठीक है, वोकल कोड जो होता है ना थिक, थिक और लार्ज हो जाता है। और फीमेल के अंदर पतला हो जाता है वोकल कॉर्ड, स्मॉल हो जाता है और छोटा हो जाता है। और मतलब मेल के अंदर क्या हो जाती है, लो पिच्ड वॉइस हो जाती है, लेस फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जबकि फीमेल के अंदर क्या हो जाएगी, पिच हाई पिच हो जाएगी और मोर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, फिर सिक्स बात करें हम ट्रेकिया की। अब ट्रेकिया जो है आगे विंड पाइप में खुलता है। देखो ये जो है ट्रेकिया, अब ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया की अगर बात करें तो नीचे आ जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। ठीक है, आगे ट्रेकिया है, ब्रांच हो जाता है। ठीक है, और इसका जो मतलब ये लंग्स आ जाते हैं। ठीक है, ब्रांच होकर के यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होता है हमारे। और ये इसकी जो बीच की कैविटी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियस्टर्नम कहते हैं। ठीक है, और फिर हम बात करें राइट साइड और लेफ्ट साइड की, तो राइट साइड वाला जो लंग लंग होता है ना, वो मतलब तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है। किसके द्वारा, हॉरिजॉन्टल फिशर और ओब्लिक फिशर के द्वारा तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। किसके द्वारा, हॉरिजॉन्टल फिशर और ओब्लिक फिशर के द्वारा तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये जो फर्स्ट वाली होती है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाली को सुपीरियर लोब बोलते हैं। और जो सेकंड वाली होती है ना, इसको हम मीडियन लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन लोब बोलते हैं। और जो थर्ड वाली होती है ना उसको इंफीरियर लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफीरियर लोब बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा, ये हम लेफ्ट राइट साइड की अगर बात करें तो जो राइट साइड वाली होती है ना, ठीक है, अभी ये जो है ना इसके अंदर, ये देखो ये भी दो भागों में डिवाइड रहता है। ठीक है, एक सुपियर, ऊपर वाले को बोलते हैं हम सुपीरियर लोब। ठीक है, अभी ना मतलब ये जो हमने देखा ना ट्रेकिया, ये जो भागों में डिवाइड है इसको हम ब्रोंकिया बोलते हैं। प्राइमरी ब्रोंकिया, प्राइमरी से टर्सरी ब्रोंकिया बन जाती है। ठीक है, फिर ये रहती है कार्डियक नोच आ जाती है। इधर इधर जो प्रेजेंट होती है कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या है, कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। फिर ये जो दूसरा वाले, इसमें तीन देखे तो मिल जाते हैं हमको, तीन भाग थे, सुपर लो और सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाले को बोलते हैं सुपीरियर लो, सेकंड वाले को बोलते हैं मीडियन और थर्ड वाले को बोलते हैं इंफीरियर।
इसमें सिर्फ दो होती है, सुपीरियर और इंफीरियर और कार्डियक नोज प्रेजेंट होती है। अब देखो लंग्स की वॉल प्रेजेंट होती है, जो सबसे बाहर की जो वॉल होती है ना उसके हमको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। और जो लंग की ये वाली जो लेयर होती है ना, ये वाली जो लेयर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्डियल सॉरी विसरल प्लूरा बोलते हैं। बाहर वाली क्या है पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली क्या है विसरल प्लूरा। अभी इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। शॉक अब्जॉर्बेंट है, ये रिड्यूस फ्रिक्शन है, डायफ्राम। और इधर क्या प्रेजेंट होता है, ये वाला जो है मतलब डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाइफरकेट हो जाती है एट द फिफ्थ एंड सिक्स थोरेसिक बॉडी के पास में, ये हमने देख लिया। और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट। और ये जो मतलब इसमें यहाँ पे किसने किसने डिवाइड किया था तीन भागों में, एक तो हॉरिजॉन्टल फिशर एक ऑब्लिक फिशर, लेकिन यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा ऑब्लिक फिशर ही है, ठीक है। तो ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है ना वो ना कोलाफोनेसिस को बचाती है। अब देखो ट्रेकिया की बात करें हम, ट्रेकिया जो है T5 यानी कि प्राइमरी ब्रोंकिया में होगा, फिर सेकेंडरी सेकेंडरी से टर्सरी टर्सरी से ये बन जाएगा इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये वाली जो सारी घटना है ये पोपोडियल एपिथेलियम के अंदर देखने को मिलती है हमको इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। ये है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक और इसके अंदर टर्मिनल ब्रेंक्यूल भी आ जाता है। कंडक्टिंग जोन है, एक्सचेंज एक्सचेंज है, ह्यूमिडिफिकेशन और कंडक्शनिंग फिल्ट्रेशन करवाता है। फिर बाद में आ जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकिया, फिर एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलियम में, फिर देखो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स में पहुंच जाता है ट्रेकिया जो है, फिर एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलाई। और ये है सिंपल स्ट्रेटिफाइड। और ये वाला जो सिस्टम है ना रेस्पिरेटरी रीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, ठीक है। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखें तो पीवी मतलब अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म देखें और एक पार्शियल प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर गैसेस, मतलब ये गैसेस का मिक्सचर है उसमें इंडिविजुअल का जो प्रेशर लग रहा है गैस में, गैस का वो कितना है, ठीक है। यानी कि PO2 और PCO2 कितना है, ठीक है। फिर देखो गैस मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और ये मूव करती है। और रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होती है ना कितनी होती है, 1216 टाइम होती है। कितनी होती है, 12 से 16 टाइम, ठीक है। फिर देखो इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हम जब मतलब हवा को अंदर लेते हैं तो उसके अंदर है ना मतलब उसको क्या कहते हैं हम इंस्पिरेशन कहते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें रोल प्ले करती है, एक तो डायफ्राम, ठीक है, एक फ्रेनिक मसल। डायफ्राम के अंदर पास क्या होती है, फ्रेनिक मसल होती है। कौन सी मसल होती है, फ्रेनिक मसल होती है। प्लस इसके अंदर काम करती है EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इन दोनों में क्या हो जाएगा, कंट्रक्शन होगा, इसमें डायफ्राम में और EIC में। अगर ये डायफ्राम कंस्ट्रक्शन होगा तो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना तो क्या करेगी, रिप्स और केजेस है ना वो ऊपर अपवार्ड की तरफ मूवमेंट करेगी, तो क्या होगा वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। और वो थोरेसिक वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी, मतलब जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा और पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर जो है ना पल्मोनरी कैविटी का डिक्रीज हो जाएगा, और वो जो हमारा मतलब हवा है वो अंदर आ जाएगी। तो आप दो ही बात याद रखनी है इनटेक के अंदर, इनटेक के अंदर क्या होती है, दो चीज शामिल होगी, एक तो होगा डायफ्राम शामिल जिसके पास में क्या होती है फ्रेनिक मसल होती है। एक दूसरा जो शामिल होता है वो कौन सा होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल शामिल होती है। अगर डायफ्राम इन दोनों में क्या होगा, कंट्रक्शन होगा जब भी हम हवा अंदर लेते हैं तब, और डायफ्राम तो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और जबकि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है ना वो रिब्स केज को ऊपर की तरफ मूव कर देती है, तो उसमें जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज हो जाता है, और पल्मोनरी सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी। देखो जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इससे मतलब हवा हमारी क्या जाएगी, अंदर आ जाएगी। अब देखो ये एक पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
पल्मोनरी प्रेशर जो होता है ना, वो क्या होता है, मतलब कम होता है कहाँ से, हमारे एटमोस्फियर प्रेशर से। तो नेगेटिव प्रेशर इन लंग, तो जिससे क्या होता है प्रेशर के अंदर, जो हमारा लंग्स है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर लगता है। फिर देखो अब एक्सपिरेशन की बात करें, यानी कि अब जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ेंगे ना तब वही मतलब काम करेगी, एक तो डायफ्राम, एक जो हमारी आईसीएम है, ये दोनों क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, इस बार रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स करेंगे तो मतलब ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो ये डायफ्राम होगा ना, वो क्या होगा, डोम शेप हो जाएगा। और एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल जो एक रहेगी ना, वो सॉरी जो रिब्स होना, वो इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम का था ना थोरेसिक कैविटी का और पल्मोनरी कैविटी का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा कहाँ पे, टिश्यू में और टिश्यू के अंदर, और प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा हमारा, ये इस तरीके से एक्सेलेशन हो जाएगा। फिर देखो, अब बात करें हम एक्टिव, अगर हम फोर्स इंस्पिरेशन करें, मोर फोर इंस्पिरेशन करें, यानी कि फोर इंस्पिरेशन करें, तो मोर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो वो जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम था ना, वो ज्यादा हो जाएगा। टेरेनिक प्लस ईआईसीएम, स्केलर एंटेस्केलेटस और स्टेरोस्केलेटस, मतलब फिर तो क्या काम टेरेनिक यानी कि डायफ्राम की मसल, इंटरनल कोस्टल मसल प्लस स्केलर मसल, और एंटेस एंटीरियर सेक्स, ये सब स्टेरियोस्केलेटस, ये सब काम करेंगे। देखो फोर्स एक्सप्रेशन होगा तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होना है, ये बात याद रखनी है। अगर फोर्स एक्सप्रेशन कर रहे हैं हम, तो देखो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ही होगा, दोनों के अंदर डिक्रीज जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर है ना एक चीज और काम करती है, एक तो अब्डोमिनल मसल और एक है ना इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करती है। ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो एब्डोमिनल एब्डोमिनल मसल, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरनल कोस्टल मसल, ये चीजें काम आती है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो हम, देखो अगर नॉर्मली इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और फोर्स फोर्स इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्टिव एक्टिव होगा। जब नॉर्मल इंस्पिरेशन और फोर्स इंस्पिरेशन दोनों के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये एक एक्टिव प्रेशर है। जबकि नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं और फोर्स एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, रिलैक्स रिलैक्स होगा, ठीक है, और पैसिव होगा। नॉर्मल एक्सपिरेशन में दो चीजें याद रखनी है हमको। ठीक है, एक्सपिरेशन यानी नॉर्मल, तो ये क्या है, एक तो रिलैक्स होता है और एक पैसिव, यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि हम फोर्स्ड एक्सपिरेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन अगर हम कर रहे हैं, फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा और एक ये एक्टिव प्रोसेस होगी। ठीक है, क्या होगा, ये चीजें याद रखनी है। जबकि इंस्पिरेशन चाहे नॉर्मल हो, चाहे चाहे नॉर्मल हो या चाहे फोर्स्ड हो, तो इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है और दोनों ही क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। जबकि एक्सपिरेशन अगर नॉर्मल हो रहा है, तो इसके अंदर आरपी याद रखना है हमको, रिलैक्सेशन होता है, और रिलैक्सेशन होता है और कैसी प्रोसेस होती है। और जब ये फोर्सफुली होता है, ठीक है, फोर्सफुली हो रहा है एक्सपिरेशन, तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। फिर देखो कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, नोट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड O2। ये नहीं है, देखो, इन इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर है। फिर देखो, इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। देखो, नोट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो देखा ना, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर O2 एंड CO2, ये थोड़े ना था गैस, तो इसमें तो हम हवा ले रहे हैं बस। इनहेल्ड एयर ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। फिर देखो, अब देखा अक्कर इंस्पिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है,
और कॉन्ट्रैक्शन किसमें होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, इंस्पिरेशन जो होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही नहीं, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये तो देख लिया ना। फिर देखो, हमको एक्सप्लेन करना है और सही स्टेटमेंट बताना है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। मतलब जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है ना, वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है ये, ठीक है। फिर देखो, इंट्रा, ये वही बात आ गई, ये हो गया। देखो अब सबसे पहले हम देखो कुछ फॉर्मूले जो है ये याद करने हमको। देखो आईसी क्या होता है, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या आता है, टीवी प्लस आईआरवी आता है, ठीक है, क्या आता है, टीवी प्लस आईआरवी आता है। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के अंदर बात करें, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसके पास में क्या आएगा, टीवी प्लस ईआरवी आता है। क्या आता है, टीवी आता है और ईआरवी आता है। फिर अगर हम एफआरसी की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, एफआरसी की बात करें, तो एफआरसी के पास में क्या हुआ, यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो इसके पास में ईआरसी, ईआरवी होता है, ठीक है, और ईआरवी होता है और आरवी होता है, ठीक है, ईआरवी होता है और आरवी होता है। और एफसी की बात करें, वाइटल कैपेसिटी की अगर बात करें, तो ये हो जाता है हमारा टीवी हो जाता है, ठीक है, और आईआरवी। वाइटल कैपेसिटी के अंदर बात करें हम, तो उसमें टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है, प्लस आई आरवी तीनों आ जाते हैं। फिर टोटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी की अगर बात करें, तो उसमें वाइटल कैपेसिटी भी आ जाती है और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी आ जाता है, वाइटल कैपेसिटी भी आ जाता है और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी आ जाता है, और क्या आ जाता है हमारा, आरबी भी आ जाता है और ईआरबी भी आ जाता है और आईआरबी भी आ जाता है, ठीक है। और देखो टोटल टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमारा, 500 ml होता है। कितना होता है, 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो कितना है, 500 होता है। और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, आईआरवी जो है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 250 से 250 से 2500 से 3000 होती है। कितनी होती है, 250 से 3000 होती है, ठीक है। फिर अगर हम ईआरवी की बात करें, ईआरवी जो है वो तो अपना होता है 1000 से 1100, 1100 एमएल होता है। फिर अगर आरबी की बात करें, ठीक है, आरबी की बात करें तो वो कितना होता है हमारा, 1100 से, कितना होता है, 1100 से 1200 एमएल होता है। तो स्पायरोमीटर कांट मेजर, स्पायरोमीटर से हम क्या क्या मेजर नहीं कर सकते, आरबी मेजर नहीं होगा, एफआरसी मेजर नहीं होगा और टीएलसी मेजर नहीं होगा, ये तीनों चीज मेजर नहीं होगी, ठीक है, स्पायरोमीटर से। फिर देखो आप गैसेस का एक्सचेंज देखें, पार्शियल प्रेशर, हाई प्रेशर से क्या हो जाता है, लो प्रेशर, लो पार्शियल प्रेशर। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन कितनी होती है, ग्रेटर देन होती है O2 से, 20 से 22 गुना होती है। प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर। फिर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, इन चीज पे डिपेंड करता है। देखो PO2 जो है 155 mmg, PCO2 है 0.3 mmg। PO2 बराबर क्या हो जाएगा, 104, PCO2 140। PO2 कितना होता है, PO2 जो होता है 104 होता है, और जो PCO2 होता है ना, वो कितना होता है, 40 होता है, ठीक है।
अब ये आ जाएंगे हमारे अंदर की तरफ। ये थी हमारी लंग्स की बात। और ये यहाँ पे जब आ जाएंगे ना, तो पीओ2 कितना हो जाएगा टिश्यूज के पास में? पीओ2 हो जाएगा 95, और पीसीओ2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, पीओ2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और पी पीसीओ2 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अगर हम अब इवेंट देखें तो क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। फिर आ जाता है डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। तो फिर O2 कहाँ बोलती है कि भाई मैं तो जा रही हूँ लंग्स को छोड़ के वहां पे ब्लड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ब्रीदिंग होता है और पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। फिर होता है और डिफ्यूजन होता है O2 का, कहाँ से? लंग्स से बोलती है मैं तो जा रही हूँ ब्लड के पास में। हर नंबर पे हो जाता है। फिर बाद में ग्लास जब ये इसके जाते ही जो गैसेस होती है ना, वो भी बोलने लग जाती है कि हम भी अब जाएंगे अपने अपने वहां पे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होने लग जाती है। फिर चौथा पर क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ ऑटो फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। अब ये जो ब्लड में मतलब जो O2 है ना, वो हमारे ब्लड के पास में गई कि ना ब्लड को छोड़ के बोलती है कि तेरे को भी छोड़ दूंगी मैं, तो तूने भी मुझे धोखा दिया है। तो ये बोलेगी मैं तो जाऊंगी टिश्यू के पास जाऊंगी। ठीक है, फिर फास्ट फिफ्थ में आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फिर आता है फूड होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ये क्या बनाने लगा? CO2 बनाने लगा, H2 बनाने लगा। कैटाबोलिज्म ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ O2, मतलब कि ये यूज हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। फाइनली इसका क्या होगा? यूज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन प्रक्रिया में भाग लेती है। देखो ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, O2 का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, कहाँ से कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई से टिश्यू जाएगी। डिजोल्व फॉर्म प्लाज्मा के पास में कितनी होती है? 3% होती है। और हीमोग्लोबिन के पास में कितनी होती है? 97% होती है। हीमोग्लोबिन जो है ना, उसके अंदर हीम होता है और ग्लोबिन होता है। ठीक है, अभी जो हीम होता है उसके पास आयरन कंपोनेंट होता है। ठीक है, और ग्लोबिन के पास में क्या होती है? 2 अल्फा और 2 बीटा होती है। अल्फा बीटा जो है हीम ग्रुप, और 4 अडल्ट के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होती है। देखो अडल्ट के पास में क्या होता है? अल्फा 2 बीटा 2 होता है, जबकि हम फीटल के पास में तो अल्फा 2 और गामा 2 होता है। ठीक है, ऑटो जॉइनिंग विद हीम पार्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हम क्या करते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूल्स को जॉइनिंग कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा? हम क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन एक जोड़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरी जोड़ेंगे 4। अब 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारी क्या बन जाएगी? HbO2 ऑक्सीमोग्लोबिन। यह है हमारा एसोसिएशन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो। ठीक है, OD6 यानी कि P50 डायरेक्टली इन मतलब जो P50 होता है ना, वो पार्शियल प्रोसेस P50 के ऊपर एफिनिटी के इन प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी एक ट्रिक है ड्रिल। ड्रिल, ठीक है, यानी कि जब एफिनिटी डिक्रीज होगी तब ये राइट की तरफ जाएगा। तब ये जो त्रिमुक्त है ना, CO2 है, ठीक है, H+ आयन है, और 2,3-BPG है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मतलब ज्यादा हो जाएंगे। और जब एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, तब ये लेफ्ट वर्ड हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक पीएच बढ़ेगी। ठीक है, पीएच तो बढ़ जाएगी और ये सब कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो तो ये है राइट शिफ्ट जब पीओ2 ज्यादा होता है, और एफिनिटी क्या हो जाती है? कम। और तो क्या हो जाता है? डिसोसिएशन। ये प्रक्रिया चलती है टिश्यू के अंदर, ये वाली प्रक्रिया चलती है हमारी एल्वियोलाई के अंदर। ओडीसी शेप जो शेप होता है ना इसका, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और जो सिग्मोइड शेप होता है इसका। ये देखो अब एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई के अंदर तो एसोसिएशन होता है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। और क्या हो जाएगी? वो एफिनिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब देखो क्या क्या बढ़ जाएगा? सिर्फ पीओ2 बढ़ेगा, और ये जो तीन मूर्ति है ना चमचे जो है CO2 के, वो कम हो जाएंगे, और पीएच हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि H+ आयन डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, 3 BPG डिक्रीज। और अगर डिसोसिएशन होगा तो ये क्या जाएगा? शिफ्ट टू राइट। कहाँ पे शिफ्ट होगा? राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पीओ2 P50 ज्यादा होगा, एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी।
तो CO2 चमचे ना, वो तीनों चमचे कौन सा एच प्लस आयन है, और टेम्परेचर है, और 2,3 BPG है, ये तीनों के तीनों क्या जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और ये जो डिसोसिएशन कहाँ पे चलता है हमारा, ये हमारा चलता है टिश्यू के अंदर चलता है। ये मतलब ये अवधारणा को नहीं घटाना, वो सबसे पहले एक व्यक्ति ने देखा था, उस व्यक्ति का नाम था बोहर, तो इसलिए इसने इसको नाम दे दिया बोहर इफेक्ट। और ये बीपीजी, बीपीजी मतलब होगा बिस फॉस्फोग्लिसरेट। फिर देखो ये है हीमोग्लोबिन, फिटल हीमोग्लोबिन है ना, उसकी एफिनिटी ज्यादा रहती है ऑक्सीजन के साथ में, तो वो कहाँ पे रहता है, लेफ्ट साइड रहता है। क्योंकि जो अडल्ट हीमोग्लोबिन रहता है ना, उसकी एफिनिटी जो रहती है ना, वो कम रहती है, तो वो राइट वर्ड रहता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन रेक्टेंगल। देखो हीमोग्लोबिन का अंदर तो होता है हमारा सिग्मोइड, और मायोग्लोबिन के पास में आता है हाइपरबोला। ठीक है। अब देखो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो होती है ना, कितनी होती है एक पर्सन के अंदर, 14 से 40 ग्राम होती है। कितनी, 1000 ml ऑफ ब्लड की। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो होती है ना, वो कैरी करती है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितना लेती है, 1.34 O2 लेती है। ठीक है। तो 15 ग्राम कितना का लेगी, 15 ग्राम जो है हमारी हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम कितना का लेगी, 134 को लेगी, 15 ग्राम कितने की लेगी, तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.34 से, तो ये आ जाएगा हमारा 20.1 ml ऑफ O2। ठीक है। 19.4 ml ऑफ O2 आर्टीरियल ब्लड, फिर है 14.4 ml जो होता है ना ml ऑफ O2, ये है वीनस ब्लड। देखो अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपेरेंसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू 19.4 से 14.4, 5 ml ऑफ 100 ml ब्लड। विग्रस एक्सरसाइज में 3x 15 ml ऑफ 1000 ml। तो देखो ट्रांसपोर्ट गैसेस का देखें, एक तो होती है डिजोल्व फॉर्म के अंदर, एक सेकंड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखें, एक तो डिजोल्व फ्रॉम डिजोल्व विद प्लाज्मा, किसके साथ में डिजोल्व हो जाती है, प्लाज्मा के साथ में डिजोल्व हो जाए, एक तो वो है। ठीक है। जैसे 7%, लेस देन 7% सोलिबिलिटी जो रहती है ना CO2 की, ज्यादा रहती है O2 के कंपेरिजन में। एक जो हीमोग्लोबिन जो रहती है ना, ग्लोबिन, ग्लोबिन यानी कि अमाइनो एसिड, इसमें CO2 हीमोग्लोबिन के जो साथ में मतलब 23%, इसमें जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, एक होता है बाई कार्बोनेट। 70% CO2 CO2 और H2O जो कार्बनिक एनहाइड्राइड के साथ में क्या बना लेता है, H2CO2 H2CO3 बना लेता है। ठीक है। अब देखो टिश्यूज के पास में क्या होता है, CO2 होता है, CO2 जो ना 7% डिलीवर फ्रॉम प्लाज्मा। अब ये क्या करता है, आरबी के पास में जाता है, तो CO2 है ना H2O के साथ में मिलता है, पानी जैसे ही मिल जाएगा तो कार्बनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम है इसको कन्वर्ट कर देगा H2CO3। ठीक है। अब वापिस ये क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, एक तो H प्लस आयन के अंदर, एक डिसोसिएट कर देगा HCO3 के अंदर। ठीक है। तो जो H प्लस है ना, ये बना लेगी हीमोग्लोबिन एसिड बफर्स, और HCO3 है ना, वो हमारा आ जाएगा कहाँ पे, ब्लड के अंदर आ जाएगा, तो ये मिलेगा NaCl के साथ में, तो ये बनेगा NH CO3 प्लस क्लोराइड, ये क्लोराइड जो है वापिस चला जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड से कहते हैं, या हम बर्गल फिनोमिनल कहते हैं। अगर HCO3 आया तो क्लोराइड अंदर जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोराइड से। फिर देखो अगर रेगुलेशन की अगर हम बात करें, तो रेगुलेशन रेट जो होती है ना, डेप्थ शेलो जो होती है ना, मतलब फास्ट ब्रीथिंग, डीप जो होती है ना स्लो ब्रीथिंग। शेलो में क्या होती है, फास्ट ब्रीथिंग होती है, और डीप में क्या होती है, स्लो ब्रीथिंग होती है। फिर देखो कीमोसिंथेटिक रीजन, जैसे कि RRC रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, और कौन सा है निमोटिक सेंटर, जिसमें कौन मॉडरेट फंक्शन ऑफ, एक सेकंड। और न्यूमेटिक सेंटर के पास में क्या क्या जाता है हमारा, कौन सा जाता है, ठीक है, कौन मॉडरेट फंक्शन ऑफ RRC, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन और शेलो फास्ट,
or shift and put into inspiration. RRC respiratory rhythm center medulla region. फिर आ जाता है adjacent to RRC scientist for CO2 give rise to signal RRC regulation. Receptor in aortic arch carotid artery sensitive to high O2 and H plus detect high CO2 and H plus. Signal to RRC sensitive to only CO2 H plus and in Tibetus lines.